अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है अप्रोच टू फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम दो केसेस देखेंगे और देखेंगे कि इन दो केसेस में हमने फीवर को किस तरह से अप्रोच किया है, और उसके बाद हम देखेंगे कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन की डेफिनेशन क्या है। चलते हैं पहले केस की तरफ। अ 28-year-old मेल प्रेजेंटेड विद फीवर प्लस फ्लैंक पेन and in physical examination we found out that there is severe tenderness of costovertebral angle. अब देखिए इस हिस्ट्री में हमारे पास तीन तरह के डायग्नोस्टिक क्लू हमें मिले देखने को। पहला तो ये फीवर हमने देखा, दूसरा हमने फ्लैंक पेन देखा, फीवर हमने देखा, फ्लैंक पेन, और इसके अलावा हमने और चीज़ देखी सेवियर टेंडरनेस ऑफ कोस्टोवर्टिब्रल एंगल। तो इस हिसाब से हमने इसको शक किया कि ये पाइलोनेफ्राइटिस का केस है। पाइलोनेफ्राइटिस देखिए, पाइलोनेफ्राइटिस में ऐसा होता है कि फीवर और हमें मिलता है साथ फ्लैंक पेन, और फिजिकल एग्जामिनेशन में टेंडरनेस देखने को मिलती है। पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक, इस हिस्ट्री में हमारे पास डायग्नोस्टिक क्लूज ये मिले। अब इन डायग्नोस्टिक क्लूज की मदद से मैं गाइडेड इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, मेरे यूरिन एनालिसिस करवाऊंगा, उसके अलावा मैं अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकता हूं, ताकि हम इसको डेफिनेटली डायग्नोसिस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस की तरफ हम पहुंच सकें। दूसरा हमारे पास केस ये है कि 18-year-old मेल प्रेजेंटेड विद फीवर, हेडेक प्लस वोमिटिंग प्लस फोटोफोबिया, and in physical examination we found out that there is stiffness in the neck of patient. अब इस हिस्ट्री में हमारे पास डायग्नोस्टिक क्लू है फीवर, हेडेक, वोमिटिंग हो गया, फोटोफोबिया हो गया, और हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा कि उसकी नेक स्टिफनेस है। देखिए हमारे पास एक इन डायग्नोस्टिक क्लू की मदद से मैं मेनिंजाइटिस को सस्पेक्ट कर सकता हूँ। यस, देखिए मेनिंजाइटिस का एक क्लासिकल ट्राइएड है। क्लासिकल ट्राइएड क्या है उसका? उसमें पेशेंट को फीवर होता है, हेडेक होता है, और तीसरा फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें मिलता है नेक स्टिफनेस। या कहीं कहीं पे ये भी बताया गया है कि जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अल्टर्ड मेंटल स्टेटस ऑफ पेशेंट। लेकिन ये फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस इज अ क्लासिकल ट्राइएड फॉर मेनिंजाइटिस। मैंने यहाँ पर हिस्ट्री में मैंने डायग्नोस्टिक क्लूज की मदद से मेनिंजाइटिस को शक किया। आगे डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक तक पहुँचने के लिए मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा थ्रू लंबर पंक्चर, एलपी के थ्रू मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा, और फिर मैं अपने जाऊँगा फाइनल डायग्नोसिस की तरफ। अब ये फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन क्या है? फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन में हम हिस्ट्री तो लेते हैं पेशेंट की, हिस्ट्री लेने के बाद हमें डायग्नोस्टिक क्लूज नहीं मिल पाते हिस्ट्री में, जिसकी वजह से हम आगे गाइडेड इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हिस्ट्री तो मैंने ले ली, उसके बाद मुझे डायग्नोस्टिक क्लूज नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाऊंगा। ठीक, ये हो गई हिस्ट्री की, ये हो गई फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन को हम इस तरह से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन की वो क्या है। हैरिसन में जो डेफिनेशन बताई गई है मैंने उसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन इज अ फीवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन फ़ारेनहाइट वी कैन से दैट मोर देन और इक्वल टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। फीवर ग्रेटर देन 38.3 ऑन एटलीस्ट 2 और मोर ओकेजन्स। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इलनेस का ड्यूरेशन है वो होगा 3 हफ्ते से ज्यादा, इज मोर देन और इक्वल टू 3 वीक्स। ठीक, तीसरा पॉइंट ये है कि उस पेशेंट को जो है कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में नहीं है, HIV एड्स इस तरह का कोई उसको सीन नहीं है, नो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। और चौथा पॉइंट ये है कि हमने उसको सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली, उसको हमने जो CT हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई, फिजिकल एग्जामिनेशन हमने उसका पूरा किया, फिर भी हम किसी भी डेफिनेटिव डायग्नोसिस की तरफ नहीं पहुंच पाए। चौथा पॉइंट ये है डायग्नोस्टिक दैट रिमेन अनसर्टेन आफ्टर थोरो हिस्ट्री, physical examination and following obligatory investigation.
ठीक, ये हो गए 4 पॉइंट। फीवर मोर देन 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड, इलनेस का ड्यूरेशन है मोर देन 3 वीक्स, उसके अलावा पेशेंट को कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट भी नहीं है, और हमने हिस्ट्री ली, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कराई, फिर भी हम उसके डेफिनेटली डायग्नोसिस की तरफ नहीं पहुंच पाए। ये है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन की डेफिनेशन। अब हम आगे देखते हैं कि वो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो हम इस पेशेंट में करवाने के बाद हम उसको बोलेंगे कि ये फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है। इन्वेस्टिगेशन की तरफ देखें, हम पेशेंट का सीबीसी करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, उसके अलावा हम ESR CRP चेक करवाएंगे। ESR जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, CRP ये दोनों इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं। अगर कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो इन दोनों का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा बॉडी में। उसके अलावा हम रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे ताकि हम रीनल की फंक्शनिंग को चेक कर सकें। रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमें AST ALT का लेवल बढ़ा हुआ होगा। अगर ये चीज़ें बढ़ी होंगी तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि इसको लीवर का कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा फेरेटिन इज आल्सो एन इन्फ्लेमेटरी मार्कर, इन्फ्लेमेशन के केस में इंक्रीज हो जाएगा। आना एंटीबॉडी चेक करवाएंगे। आना एंटीबॉडी लूपस के केस में इंक्रीज होती है, तो हम लूपस को रूल आउट करने के लिए हम आना एंटीबॉडी चेक करवाएंगे। रिमोटाइड फैक्टर को चेक करवाएंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक। उसके अलावा हम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास कुछ ऐसी मैलिग्नेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीपल माइलोमा, उसमें हमारे पास प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो हम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे ताकि हम मल्टी माइलोमा को रूल आउट कर सकें। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके अलावा यूरिन एनालिसिस करवाऊंगा, ब्लड कल्चर। देखिए, जो यूरिन एनालिसिस है, और इसके अलावा यूरिन कल्चर भी करवाऊंगा। यूरिन कल्चर, जो यूरिन एनालिसिस है और यूरिन कल्चर में फ़र्क यह है कि यूरिन एनालिसिस की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि यूरिन में WBC काउंट इंक्रीज है या नॉर्मल है, और जो यूरिन कल्चर है उसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि अगर WBC काउंट ज़्यादा है तो वो किस बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादा है। इन दोनों में फ़र्क ही है। उसके अलावा मैं और क्या चेक करवा सकता हूँ, CPK प्रोटीन, केराटिन फॉस्फोकाइनेज प्रोटीन का लेवल चेक करवा सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ डिजीज़ ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल डर्माटोमायोसाइटिस, जिसमें हमारे पास CP का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस तरह के और कुछ मसल डिसऑर्डर हैं जिनकी वजह से CP का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारे पास फीवर काज करवाती हैं, डर्माटोमायोसाइटिस, ठीक। फिर उसके अलावा मैं चेस्ट एक्सरे करवा सकता हूँ, चेस्ट एक्सरे। इसके अलावा एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके अलावा हम TB को रूल आउट करने के लिए ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करवा सकते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, या हम उसको इग्रा का टेस्ट भी हम करवा सकते हैं ताकि हम TB को हम रूल आउट कर सकें। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास के फीवर के कॉजेज़ क्या क्या है। देखिए, जो कॉजेज़ हैं फीवर के, वो वेस्टर्न पॉपुलेशन में और नॉन वेस्टर्न पॉपुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में हम अगर फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन के कॉजेज़ को देखेंगे तो पहला जो है उनमें वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम सस्पेक्ट करेंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल लूपस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक। दूसरे नंबर पे हम चेक करेंगे ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज को, ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। अब देखिए, एक टर्म है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक टर्म है ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, देखिए हमारे पास बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। दोनों ही जो है इम्यूनिटी ये हमारे एक्सेस की वजह से होती हैं, ठीक। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे पास एक्सेस में क्या होगा, जो बी सेल की इम्यूनिटी होती है और T सेल की इम्यूनिटी वो एक्सेस में होगी, जबकि ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में हमारे पास जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो एक्सेस में होती है, ठीक। एक दफ़ा दोबारा सुन लें, जो ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है हमारे पास उसमें इनेट इम्यूनिटी एक्सेस में होती है, जबकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे पास एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्सेस में होती है। इसमें हमारे पास एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्सेस में होगी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारे पास एक्सेस में होगी, जिसकी वजह से हमारा बी सेल और T सेल का जो लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जबकि ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में हमारे पास इनेट इम्यूनिटी एक्सेस की वजह से होता है, जिससे हमारे पास मैक्रोफेजीज
नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी वजह से हमें 2 तरह के फीवर देखने को मिलते हैं, फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर और फैमिलियल हाइबेरियन फीवर। दोनों ही पीरियोडिक फीवर में आते हैं। ठीक, ये हमारे पास वेस्टर्न पॉपुलेशन में हमारे पास पहले नंबर पर हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर देखने को मिला, दूसरे नंबर पे हमें ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में देखने को मिला, तीसरे नंबर पे हमारे पास चंद कुछ ग्रैनुलोमैटोसिस डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल सार्कोइडोसिस, वो आ जाता है इसमें, ग्रैनुलोमैटोसिस डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल सार्कोइडोसिस। ठीक, अब हमारे पास नॉन वेस्टर्न पॉपुलेशन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उसमें हमें 3 तरह के काजेज मिलते हैं फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन के। पहला कॉज जो है वो ये है कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी स्पेशली दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, वो वाला टीबी जो कि हमारे हो सकता है हमारे बोन्स को हमारे इफेक्ट करे या हमारे स्प्लीन को इफेक्ट करे, वो वाला टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। जो मैंने बोला जो हमारे बोन्स को इफेक्ट करेगा, टीबी, ऑस्टियोमाइलाइटिस, या हमारे पास टीबी ऑफ स्प्लीन। ठीक, दूसरा जो हमारे पास काज है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन का नॉन वेस्टर्न पॉपुलेशन में, वो है इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस। ठीक, और तीसरा जो हमारे पास काज है वो है क्रोनिक मलेरिया। ठीक, यहाँ तक तो हो गया, हमारे पास कॉजेज देख लिया हमने फीवर की। आगे हमारे पास 2 टर्म्स है जिनको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है ताकि हम जो अप्रोच है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन की उसको सही से समझ सकें। एक है इन्फेक्शियस फीवर और दूसरा है फ्रॉडुलेंट फीवर। देखिए दोनों ही जो केसेस है इनमें हम पेशेंट को एक्चुअल में फीवर नहीं होता, लेकिन वो जब डॉक्टर के पास आता है तो वो इस तरह से डॉक्टर को प्रिटेंड करता है जैसे वो फीवर, जैसे उसको फीवर की कंडीशन है। फॉर एग्जांपल जो फ्रैक्चर्स का फीवर का पेशेंट है वो डॉक्टर के क्लिनिक में आने से पहले अपना आपको कंटामिनेटेड वाटर का इंजेक्शन लगा लेगा, जिसकी वजह से बॉडी उस कंटामिनेटेड वाटर को रिस्पॉन्स करेगी, जिसकी वजह से पेशेंट को फीवर होगा। लेकिन एक्चुअल में उस फीवर की कोई एक्चुअल रीज़न नहीं है, जबकि वो फीवर पेशेंट ने अपने आप को खुद करवाया। हो सकता है वो कोई साइकेट्री का डिसऑर्डर है, या हो सकता है वो पेशेंट जो अपनी ड्यूटी से लीव लेना चाह रहा है, इस तरह का केस। पेशेंट इंड्यूस फीवर by injecting contaminated वाटर। जो फ्रॉडुलेंट फीवर है उसमें क्या होता है कि पेशेंट मैनिपुलेट करता है थर्मामीटर को। हो सकता है उसकी जेब में कोई गर्म पानी की बोतल है जिसकी वजह से वो थर्मामीटर को साथ लगाकर उसका टेम्परेचर बढ़ा दे, या किसी भी टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है पेशेंट मैनिपुलेट कर रहे डॉक्टर को कि उसको फीवर है। पेशेंट मैनिपुलेट थर्मामीटर टू गिव फॉल्स रीडिंग। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे हम देखते हैं अप्रोच टू फीवर। हमारे हैरिसन में एक टेबल है जिसकी वजह से हम इसको सही तरीके से समझ सकेंगे। देखिए जो फीवर है, फीवर की डेफिनेशन ने ये पढ़ी थी, फीवर मोर देन 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर देन 101 फ़ारेनहाइट and illness duration of illness must be more than 3 weeks। तो हम उसको बोलेंगे मोर देन 3 वीक्स, और उस पेशेंट को कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि पेशेंट फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन में शामिल करेंगे। हम उसकी फिर हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, और अगर वो पेशेंट कोई भी मेडिसिन किसी भी तरह की ले रहा है, एंटीबायोटिक ले रहा है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले रहा है, तो हम उसको स्टॉप करवाएंगे क्योंकि हमारे पास फॉल्स तौर पे हमें अगर हम एंटीबायोटिक या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले रहा है तो उस पेशेंट का फीवर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम आगे अपनी फीवर और अननोन रीजन की डायग्नोसिस की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। ऑब्लिगेटरी इन्वेस्टिगेशन क्या है, जो हमने पीछे लिखा है, हमने ESR CRP वगैरह चेक करवाएंगे पेशेंट का, हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करवाएंगे, प्लेटलेट काउंट, ल्यूकोसाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटाशियम, ये काउंट करवाएंगे हम। उसके बाद क्रेटिनिन, प्रोटीन चेक करवाएंगे पेशेंट की, अल्कलाइन फास्फेट यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह हम सारे करवाएंगे अपने, आना चेक करवाएंगे ताकि हम लूपस को रूल आउट कर सके, रूमेटॉइड फैक्टर्स को चेक करवाएंगे, यूए करवाएंगे, ब्लड कल्चर जो कि 3 मरतबा होना चाहिए, N=3 लिखा हुआ है, 3 मरतबा होना चाहिए। उसके अलावा यूरिन कल्चर, चेस्ट एक्सरे, एब्डोमिनल सोनोग्राफी एंड ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट इन ऑर्डर टू रूल आउट टीबी। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। उसके आगे हम पूछते हैं कि हाँ, एक्सक्लूड मैनिपुलेशन विद द थर्मामीटर। अगला स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि हम देखें कि पेशेंट
के पास ये वाला फिक्शियस या फ्रॉडुलेंट फीवर का केस तो नहीं है, क्या वो डॉक्टर को धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ये हमने रूल आउट करवा दिया। उसके बाद हम उन मेडिकेशन को एक्सक्लूड करेंगे जो कि फीवर काज करा सकते हैं। कुछ मेडिकेशन है जैसे एंटीबायोटिक वगैरह हो गई जो कि फीवर काज कराती हैं, अगर हम उस मेडिकेशन को रोक दें तो हमारे पास वो फीवर डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। ड्रग फीवर का एलोपेरिनोल जो कि हम जो गाउट के केस में यूज़ करते हैं वो फीवर काज कराती है। कार्बामेज़ेपाइन, सल्फासालाज़ाइन, ये एंटीबायोटिक्स हैं कुछ जो कि फीवर काज कराती हैं। हमने ड्रग को भी हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब आगे हम देखेंगे कि पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लूज प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लूज प्रेजेंट हैं तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे। देखिए, जब एक दफ़ा हमारे पास क्लू मिल जाएगा पेशेंट की हिस्ट्री से कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, मतलब पेशेंट की हिस्ट्री से ये डायग्नोस्टिक क्लू मिल रहे हैं, तो हम आगे उसको इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से करेंगे। अगर हमारे पास डायग्नोसिस आ जाएगा तो ठीक, अगर फिर हमारे पास डायग्नोसिस नहीं आता तो अगर हमारे पास डायग्नोसिस नहीं आता या हमारे पास पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लू प्रेजेंट ही नहीं होता हिस्ट्री में, तो हम क्रायोग्लोबिन्स या करवाएंगे या फंडोस्कोपी चेक कराएंगे। फंडोस्कोपी इसलिए चेक कराएंगे ताकि हम जो पेशेंट की जो रेटिना है या आई ऑफ आईबॉल हम उसको चेक करेंगे कि कहीं पेशेंट को ग्लूकोमा का केस तो नहीं है। और क्रायोग्लोबिन हम इसलिए चेक करवाएंगे कि ताकि हम बहुत सारी मैलिग्नेंसीज को रूल आउट कर सकें। ठीक, आगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हम यहाँ तक हम पहुँचने के बाद हम पेशेंट का चेक करवाएंगे फ्लूरो डीऑक्सीग्लूकोज पेट स्कैन करवाएंगे। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि अगर हमारे पास बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है तो हमारे पास वहाँ पर जो सेल्स का कैलोरीज अपटेक है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्लूकोज का अपटेक भी बढ़ जाएगा। जो अब फ्लोरो डीऑक्सीग्लूकोज पेट स्कैन है वहाँ पर अगर वहाँ किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है तो उस जगह को पॉइंट आउट कर देगा, वहाँ पर अपटेक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम अपने डायग्नोसिस की तरफ पहुँच सकेंगे। अगर हमारे पास वो अबनॉर्मल आता है तो यानी कि हमारे पास अबनॉर्मल आता है, यानी कि हमें बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेटरी मार्कर नजर आते हैं, वहाँ पे बॉडी में कहीं एबनॉर्मलिटी नजर आती है तो हम उसके बायोप्सी वगैरह करवाएंगे। फिर अगर डायग्नोसिस की तरफ पहुँचेंगे तो ठीक, अगर डायग्नोसिस की तरफ नहीं पहुँचेंगे तो हम दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट करेंगे या फिजिकल एग्जामिनेशन दोबारा से करेंगे या हम पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लू दोबारा से देखेंगे। डायग्नोस्टिक की तरफ पहुंच गए तो ठीक, अगर फिर भी डायग्नोसिस की तरफ नहीं पहुंचे तो हम फिर हमारे पास फिर हम समझो हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे, सीटी स्कैन करवा लेंगे, टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी करवा लेंगे ताकि हम जो है टेम्पोरल आर्थराइटिस को रूल आउट कर सकें, स्पेशली अगर पेशेंट की एज मोर देन 55 ईयर्स है। उसके बाद हम डायग्नोसिस की तरफ पहुंच गए तो ठीक, अगर तो फिर हम उसको पेशेंट को क्या करेंगे, हम एनसेड्स की ट्रीटमेंट शुरू करवा देंगे। अगर डायग्नोसिस की तरफ नहीं पहुंचते तो भी हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे और हम उसको कंसीडर थेरापेटिक ट्रायल्स वगैरह एंड उसको कुछ मेडिसिन वगैरह भी देंगे और हम आगे फर्दर भी डायग्नोसिस करवाएंगे, दोबारा से हिस्ट्री रिपीट कर